Hey everybody, this is Advocate Kulsum Kamal. Welcome you all to my YouTube channel Law Mania. लास्ट वीडियो में हमने बेलमेंट क्या होती है ये डिस्कस करा था, उसी को मैं इस वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ। इस वीडियो में हम बेलर के क्या राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ होती हैं ये डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी है वो आपकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग जाके वो वीडियो देख लो ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले आता है कि बेलर के क्या राइट्स होते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो राइट होता है बेलर का वो होता है कि वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है अगर गुड्स का कोई रॉन्गफुल यूज़ हो रहा है। देखो, ये बेली की ड्यूटी है कि वो आपके प्रॉपर केयर करेगा गुड्स की। अगर वो प्रॉपर केयर नहीं करता है गुड्स की, या फिर उन गुड्स का कोई अनऑथराइज या फिर रॉन्गफुल यूज़ करता है, यानी इस तरीके से गुड्स को यूज़ करता है जिस तरीके से उसे अलाउ ही नहीं था, तो ऐसे में अगर उन गुड्स को कोई भी लॉस होता है या फिर उस रॉन्गफुल यूज़ की वजह से कोई भी डैमेज हो जाता है गुड्स को, तो उस गुड्स के लिए कॉम्पनसेशन बेलर जो है वो क्लेम कर सकता है बेली के द्वारा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल आपके गुड्स जो हैं वो चोरी हो जाते हैं या फिर आपके बेलमेंट के दौरान डैमेज हो जाते हैं, तो यहाँ पे बेलर के पास ये राइट आ जाता है कि वो आपके कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है और उसने आपके बीच सेकेंड पर्सन टेलर जो है उसको एक कपड़ा दिया था कि वो उस कपड़े से एक शर्ट स्टिच करके दे दे। अब अगर टेलर से उस शर्ट के ऊपर या उस कपड़े के ऊपर टी गिर जाती है, कोई भी अदर कलर गिर जाता है जिसकी वजह से वो शर्ट या कपड़ा जो है वो डैमेज हो जाता है, तो यहाँ पे जो बी है वो आपके क्या करेगा, जो भी लॉस हुआ है ए को उसके लिए कॉम्पनसेट करेगा। ठीक है, अब सेकंड राइट की बात करते हैं। तो सेकंड आता है टू क्लेम रिटर्न ऑफ गुड्स। देखो, आपका बेलमेंट क्या होता है, बेलमेंट जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई गुड्स देता है किसी पर्पज़ के लिए और जैसे ही वो पर्पज़ अकम्प्लिश होता है उन गुड्स को रिटर्न कर दिया जाता है, यही तो बेलमेंट होता है। तो वही ये कहता है कि जैसे ही आपके उन गुड्स को देने का जो पर्पज़ था वो अकम्प्लिश हो जाएगा तो बेली की ये ड्यूटी हो जाती है और बेलर का ये राइट हो जाता है कि वो अपने गुड्स को रिटर्न क्लेम करेगा। यानी बेली की ड्यूटी है कि वो गुड्स वापस करेगा और बेलर का ये हक है कि वो गुड्स को वापस मांगेगा। ठीक है, इसके बाद इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है और बी दूसरा पर्सन है। ठीक है, अब ए ने क्या करा, अब बी से कहा कि तुम मेरी बिल्ली कुछ दिन के लिए अपने घर पे रखोगे, क्योंकि ए जो है वो आउट ऑफ टाउन जा रहा था। तो जैसे ही ए वापस आएगा तो वो क्या करेगा, वो बी से अपनी बिल्ली को मांगेगा, नहीं मांगेगा, और बिल्ली की और बी की ये ड्यूटी है कि वो आपके ए को उसकी बिल्ली जो है क्या करेगा, वापस करेगा। ठीक है, इफ़ गुड्स आर नॉट रिटर्न एट द प्रॉपर टाइम, अगर गुड्स जो हैं वो प्रॉपर टाइम में रिटर्न नहीं होते हैं तो ये समझा जाएगा कि बेलर जो है वो आपके क्या कर सकता है, कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेलमेंट कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए हुई है और उस पीरियड को ख़त्म होने के बाद आकर बेली जो है उन गुड्स को वापस नहीं करता है, तो यहाँ पे बेलर जो है उस डिले के लिए भी कॉम्पनसेशन मांग सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट ऑन इनकन्सिस्टेंट यूज़ बाय द बेली। अगर बेली जो है वो आपके क्या करता है, बेलमेंट में दिए गए गुड्स का कोई इनकन्सिस्टेंट यूज़ करता है तो बेलर के पास ये राइट होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। देखो, बेलर जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है अगर बेली कोई ऐसा एक्ट करता है जो बेलमेंट की टर्म से इनकन्सिस्टेंट होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए और बी दोनों आपस में दोस्त थे। ए ने बी को अपना घोड़ा दिया उसके पर्सनल राइडिंग के लिए। ठीक है, लेकिन अब बी क्या करता है, उस घोड़े को एज अ टांगा यूज़ करता है या फिर उसको गधा लदी के लिए यूज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए के पास ये राइट है कि वो बी के साथ अपने बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर सकता है और अपना घोड़ा वापस ले सकता है। ठीक है, अब फोर्थ राइट जो आता है बेलर का वो आता है टू क्लेम प्रोपोर्शनेट शेयर इन मिक्स्ड गुड्स। देखो, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसे काफ़ी इजी टर्म में समझते हैं। देखो, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर बेली जो है वो आपके बेलर की कंसेंट से अपने और उसके दोनों के गुड्स को मिक्स कर देता है तो ठीक है, और दूसरा समझते हैं कि अगर बेली जो है वो बेलर की कंसेंट के बिना अपने और उसके गुड्स को मिक्स कर देता है तो अगर वो दोनों आपस में कंसेंट करके अपने गुड्स को मिक्स करते हैं तो बेलर का जो भी प्रपोर्शनेट शेयर होगा मिक्स गुड्स में से वो आपके उसको वापस कर देगा। लेकिन अगर बेली जो है वो बेलर की मर्ज़ी के बिना गुड्स को मिक्स कर देता है तो इसमें भी दो कंडीशंस आती हैं। पहला ये होता है कि अगर गुड्स इस नेचर के हैं कि उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है और सेपरेट किया जा सकता है तो आपके दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव गुड्स के लिए एंटाइटल होंगी। ठीक है, यानी लेकिन और साथ ही साथ बेलर जो है वो आपके अपने डैमेजेस को क्लेम कर सकता है अगर उन गुड्स को सेपरेट करने में, अलग करने में कोई एक्सपेंस लग रहे हैं या फिर मिक्सिंग की वजह से उसको कोई भी लॉस हो रहा है तो। वहीं अगर गुड्स इस नेचर के हैं कि उन्हें आइडेंटिफाई भी नहीं किया जा सकता है और सेपरेट भी नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पे बेलर के पास ये राइट होता है, वो एंटाइटल
एंटाइटल होता है कि वो रिसीव करेगा टोटल गुड्स का कॉम्पनसेशन, जितना भी उसके गुड्स थे वो उन गुड्स का कॉम्पनसेशन जो है वो आपके रिसीव करेगा। इसे एक एग्जांपल समझते हैं। अब देखो ए और बी जो है दोनों मार्केट गए थे, ठीक है, और दोनों ने 1-1 किलो सेब खरीदे। वहीं ए ने 100 रुपये किलो वाले सेब खरीदे और बी ने आपके 120 रुपये वाले अच्छी क्वालिटी के सेब खरीदे थे। अब ए को मार्केट में कुछ काम था तो उसने अपने क्या करा, अपने जो सेब थे वो भी आपके बी को दे दिए कि तुम इसे घर ले जाओ, मैं शाम को तुम्हारे घर से इन्हें ले लूँगा, ठीक है। अब बी ने क्या करा, वो दोनों थैलियाँ लेके गया और उसने मिक्स कर दी। अब उन सेबों में 100 रुपये वाले और 120 रुपये वाले जो हैं पता करना मुश्किल था। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर उन सेबों को अलग किया जा सकता है तो आपके बेलर को अपना जो भी 1 किलो सेब का अमाउंट था वो मिल जाएगा। लेकिन अगर उन्हें मिक्स नहीं किया जाता है तो जो पूरा का पूरा सेब है, 2 किलो सेब है, वो पूरा कॉम्पनसेशन किसे मिलेगा, आपके बेलर को मिलेगा, ठीक है। अब फिफ्थ राइट देखो क्या आता है, फिफ्थ कहता है राइट टू रिटर्न ऑफ गुड्स इन केस ऑफ ग्रेट्यूटियस बेलमेंट, ठीक है। यानी अगर ग्रेट्यूटियस बेलमेंट है तो गुड्स को वापस लेने का हक होता है बेलर के पास। ग्रेट्यूटियस बेलमेंट वो बेलमेंट होती है जो विदाउट कंसिडरेशन होते हैं, यानी ऐसा कुछ जो आपने फ्री में करा होता है, ठीक है। यानी आप किसी गुड्स को ग्रेट्यूटली फ्री में आप दे रहे हो किसी को, ठीक है, किसी पर्पस के लिए, तो बेलर जो है वो डिमांड कर सकता है अपने गुड्स की व्हेन एवर ही वांट। अगर वो ग्रेट्यूटियस बेलमेंट कर रहा है, यानी कोई गुड्स जो है वो फ्री में दे रहा है, तो वो उन गुड्स को कभी भी किसी भी वक्त वापस मांग सकता है। ग्रेट्यूटियस बेलमेंट में ज़रूरी नहीं है कि पर्पस को पूरा होने का ही इंतज़ार किया जाएगा बेलमेंट के गुड को वापस लेने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को अपनी बिल्ली जो थी वो 2 दिन के लिए दी। अब अगर ए जो है वो 1 दिन पहले ही घर आ रहा है तो वो 1 दिन पहले भी अपनी बिल्ली जो है वो बी से वापस ले सकता है। वो ये नहीं इंतज़ार करेगा कि 2 दिन पूरे होंगे जब भी वो अपनी उससे बिल्ली वापस लेगा, नहीं, ठीक है। चलो इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी आपस में पड़ोसी हैं, ठीक है। ए के घर शादी थी तो ए ने बी से कहा कि तुम अपने घर की कुछ कुर्सियाँ मुझे दे दो, ठीक है। बी ने क्या करा, फ्री में उसको अपनी कुर्सियाँ दे दी, ठीक है। अब अगर कल को शादी में अभी 3 दिन बाकी हैं तो अगर 2 दिन पहले बी को कोई ज़रूरत पड़ रही है तो वो उससे अपनी कुर्सी जो है वो वापस ले सकता है। वो 3 दिन बाद शादी पूरी होने का इंतज़ार नहीं करेगा। ये होता है ग्रेट्यूटियस बेलमेंट में। अब देखो सिक्स्थ राइट क्या आता है। जो सिक्स्थ राइट और लास्ट राइट आता है बेलर का, वो कहता है राइट टू इंक्रीज प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल। जो गुड्स बेल किए गए हैं उन गुड्स में कोई भी इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर प्रॉफिट होता है तो उस इंक्रीमेंट और प्रॉफिट के ऊपर किसका हक होगा, उस पर आपके बेलर का हक होगा। देखो अगर बेलमेंट के अंदर गुड्स में कोई भी इंक्रीमेंट होती है तो बेलर एंटाइटल होता है कि वो अपने गुड्स के साथ साथ उस इंक्रीमेंट और प्रॉफिट दोनों को ही क्लेम करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन राम था, उसने अपने फ्रेंड बी को जो थी अपनी गाय कुछ दिनों के लिए एज अ बेलमेंट में दे दी थी कि वो उसको रख ले। अब उस दौरान अगर काव का कोई बेबी हो जाता है, काफ हो जाता है, ठीक है, तो जब ए जो है वो अपने काव को वापस मांगेगा तो वो उसके साथ साथ उसके काफ को भी वापस मांगेगा, यानी इंक्रीमेंट जो भी होगा उसको वापस मांगेगा, ठीक है, बेलमेंट के ख़त्म होने पे। हो गए, ये तो हो गए बेलर के राइट्स। टोटल मैंने 6 राइट्स बताए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेलर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं। देखो सबसे पहली जो बेलर की ड्यूटी होती है वो होती है टू पुट बेली इनटू पोजेशन ऑफ गुड्स, यानी आपके बेली को गुड्स का पोजेशन देना होता है। देखो ये बेलर की ड्यूटी होती है कि वो बेली को गुड्स को डिलीवर करेगा और उसके हाथ पोजेशन को हैंड ओवर करेगा, जब भी आपके हम कहेंगे कि बेलमेंट आपकी क्या हुई, कंप्लीट हुई। तो ये बेलर की होती है पहली ड्यूटी। सेकेंड ड्यूटी होती है टू डिस्क्लोज एनी मटेरियल डिफॉल्ट इन गुड्स। अगर गुड्स में कोई भी मटेरियल डिफेक्ट या डिफॉल्ट है तो वो आपके बेली को उस बात को डिस्क्लोज करेगा, ठीक है। बेलर बाउंड होता है कि वो डिस्क्लोज करेगा जितने भी गुड्स में डिफ़ॉल्ट हैं बेली को। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता और उसकी वजह से बेली को किसी भी तरीके का हार्म होता है, लॉस होता है, डैमेज होता है, तो बेलर उसके लिए आंसरेबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए ने बी से कहा कि तुम मेरे कुत्ते की 2-4 दिन, मेरे डॉग की 2-4 दिन आपकी टेक केयर कर लो, तो ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब ए को ये पता था कि अगर उसके डॉग को खाना ना दिया जाए तो वो आपका काटने लगता है, बाइट कर लेता है, तो उसने ये बात जो है वो बी को डिस्क्लोज नहीं करी, जिसकी वजह से क्या होता, जो कि उसे डिस्क्लोज करनी चाहिए थी। अब उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, वो आपके बी को क्या कर लेता है, काट लेता है, जिसकी वजह से बी को डैमेज होता है, उसको इंजरी होती है। तो इस इंजरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इस इंजरी के लिए आपका ए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उसने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो था वो आपके डिस्क्लोज नहीं करा था, ठीक है। अब थर्ड जो ड्यूटी आती है वो आती है टू इंडेमनीफाई द बेली। देखो बेलर जो है वो आपके क्या करेगा, गुड्स की कस्टडी है वो बेली को देगा। अगर वो ऐसी कस्टडी देता है गुड्स की जो कि उसकी है ही नहीं और उसकी ओनरशिप में कोई डिफेक्ट आता है, तो अगर उस वजह से बेली को कोई भी लॉस या डैमेज होता है तो उसको बेलर सफ़र करेगा,
ठीक है। देखो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक पर्सन था, ठीक है, वो आपके एक ऑक्शन के पास गया, जो ऑक्शन करती है ना चीज़ें, उसके पास गया और उससे कहा कि मेरी ये गाड़ी है, इसको आपके ऑक्शन कर दो, ठीक है। सी जो है वो आपके क्या करता है, उस गाड़ी को ऑक्शन कर देता है। बाद में पता चलता है कि वो गाड़ी तो एक ही है ही नहीं, वो गाड़ी तो बी की थी। तो अब आपके बी जो है वो ऑक्शनर के अगेंस्ट सूट फाइल कर देता है, जिसमें ऑक्शनर को बी को कुछ कॉम्पनसेशन पे करना होता है। अब ऑक्शनर ने जो भी बी को कॉम्पनसेशन पे करा है वो कॉम्पनसेशन ए से क्लेम कर सकता है, क्योंकि उसके आपके ओनरशिप में डिफ़ॉल्ट था, उसने आपकी ये बात डिस्क्लोज़ नहीं करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेलर है वो आपके क्या करेगा, इंडेमनीफाई करेगा ऑक्शनर को, ठीक है। दे नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू टेक गुड्स फ्रॉम बेली, ठीक है। देखो बेलर की ड्यूटी होती है कि वो आपके गुड्स को डिलीवर करेगा एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके हिसाब से वो क्या करेगा, आपके गुड्स को डिलीवर करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए अग्रीज टू गिव 100 चेयर्स ऑन 15 अक्टूबर फॉर अ मैरिज सेरेमनी ऑफ बी, ए बाउंड टू डिलीवर चेयर्स ऑन दैट डे। ए ने प्रॉमिस किया था कि वो बी की मैरिज सेरेमनी में आपकी 100 चेयर्स जो हैं वो आपके डिलीवर करेगा, तो उसे उस 15 तारीख को 100 चेयर्स को डिलीवर करना ही करना है, ठीक है। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं बेलर की क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं। देखो तो सबसे पहले बेलर की जो लाइबिलिटी होती है वो आती है टू रीपे एक्सपेंसेस ऑफ द बेलमेंट। बेलमेंट में जो भी एक्सपेंसेस खर्च हो रहे हैं उन्हें वो रीपे करेगा। देखो जैसे ही पर्पज़ अकम्प्लिश्ड हो जाएगा, जैसे ही पर्पज़ पूरा हो जाएगा, बेलर जो भी बेलमेंट में एक्सपेंसेस लगे हैं वो आपके बेली को पे करेगा। देखो जैसे आपने अपने टेलर को कपड़ा सिलने को दिया, ठीक है, टेलर ने क्या करा, आपका कपड़ा सिल के आपको दे दिया। अब आप क्या करोगे, एक टेलर आपको जब कपड़ा सिल के वापस देगा, स्टिच करके वापस देगा, तो आप भी तो टेलर को उसकी फ़ीस दोगे। यही आपके बेलमेंट होते हैं, यही आपकी जो फ़ीस है वो एक्सपेंसेस ऑफ बेलमेंट है। नेक्स्ट कहता है टू पे डैमेजेस फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट। ये कहता है कि अगर आपने कोई मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं करा है और उसकी वजह से कोई डैमेज हो रहा है, तो उसके लिए भी आपके बेलर जो है वो लाइबल होता है। देखो बेली को अगर कोई भी लॉस सफ़र हो रहा है किसी भी मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करना करने की वजह से, तो उस लॉस के लिए कौन लाइबल होगा, उस लॉस के लिए आपके बेलर लाइबल होगा कि वो डैमेज और लॉस को पे करेगा। वही डॉग वाला एग्जांपल ले रहे हैं कि ए को बताना चाहिए था बी को कि उसका डॉग जो है वो डॉग बाइटर है जब वो हंग्री होता है, ठीक है, लेकिन उसने ये बात क्या करी, डिस्क्लोज नहीं करी, जिसकी वजह से बी को उस डॉग ने क्या कर लिया, बाइट कर लिया। तब यहाँ पे जो भी इंजरी हुई है और उस इंजरी में जो भी खर्चा हो रहा है तो उसको कौन कॉम्पनसेट करेगा, उससे आपका ए कॉम्पनसेट करेगा। थर्ड जो लाइबिलिटी आती है वो आ जाती है लाइबिलिटी ऑन प्री मेच्योर ब्रीच ऑफ बेलमेंट, ठीक है। अगर आपकी प्री मेच्योर ब्रीच ऑफ बेलमेंट होती है, यानी बेलमेंट का टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही बेलमेंट को आपका ब्रीच कर दिया जाता है, तो भी बेलर की लाइबिलिटी होती है। देखो अगर बेलर जो है वो डिमांड कर लेता है या फिर अपने गुड्स के पोजेशन को वापस ले लेता है बेलमेंट के ख़त्म होने से पहले, और उसकी वजह से अगर बेली को कोई भी लॉस हो रहा है जो कि लॉस ग्रेटर देन द प्रॉफिट है, यानी उसे जो प्रॉफिट होना था उस प्रॉफिट से भी बड़ा उसको नुकसान हुआ है उस पीरियड की वजह से, उस बेलमेंट को वापस लेने की वजह से, तो उसके लिए बेलर जो है वो बेली को क्या करेगा, इंडेमनीफाई करेगा, ठीक है। इसको देखो एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दोनों भाई हैं, ठीक है। ए के पास एक प्रॉपर्टी जो थी, एक प्लॉट जो था वो खाली पड़ा था, उसने वो क्या करा, बी को 1 साल के लिए दे दिया कि तुम इसमें अपनी कोई शॉप खोल लो और उससे अपना कोई बिजनेस अर्निंग कर लो, ठीक है। अब आपके क्या करता है, ए को ज़रूरत पड़ती है तो वो बी से 1 साल से पहले ही क्या करता है, उससे दुकान खाली करवाने की कहता है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस वजह से बी को तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जितना उसे प्रॉफिट होना चाहिए तो उससे दुगना उससे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे ए जो है वो बाउंड है कि वो क्या करेगा, इंडेमनीफाई करेगा, किसे करेगा, बी को करेगा, ठीक है। इसी को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसमें जो केस आता है वो आता है जितेंद्र एन महांता वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया एंड अदर्स का केस आता है। इसमें देखो आपका ये जो जितेंद्र होते हैं ये एक रिटायर्ड स्कूल टीचर होते हैं और ये आपके जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यानी रिस्पोंडेंट बैंक होता है, यहाँ पे पी से पेटिशनर है और आर से रिस्पोंडेंट है। जो रिस्पोंडेंट बैंक होता है उसमें आपका एक बैंक अकाउंट ओपन करता है, ठीक है, सेविंग अकाउंट ओपन करता है। अब ये जो टीचर होता है, पेटिशनर होता है, उसकी कुछ फ्यू एफडीज होती हैं बैंक के अंदर और उसका बेटा जो होता है वो उसी बैंक में क्लर्क होता है, ठीक है। अब आपका जो पेटिशनर होता है उसका अपने सेविंग अकाउंट के अलावा आपका एक जॉइंट अकाउंट भी होता है अपने बेटे के साथ उस बैंक में। बाद में ये पता चलता है कि उसका जो बेटा था वो बैंक में किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में जो था इन्वॉल्व था, और उन फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ की वजह से बैंक को जो भी लॉस होता है उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो रिस्पोंडेंट बैंक होता है वो आपका जो पेटिशनर होता है और उसका बेटा होता है उसका जॉइंट अकाउंट जो है फ्रीज कर देता है, साथ ही साथ जो पेटिशनर का सेविंग अकाउंट होता है उसे भी फ्रीज कर देता है, जिसमें आपका रिस्पोंडेंट जो है वो आपका कहता है कि उसने ये जो फ्रीज किया है वो आपके क्लेम करता है अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रा एक्ट, जिसमें आपका जो रिस्पोंडेंट होता है उसका लीन होता है ओवर द पेटिशनर सेविंग अकाउंट एंड इज डिपॉजिट इन द बैंक, ठीक है। बैंक में जो भी डिपॉजिट होते हैं और सेविंग अकाउंट में जो भी अमाउंट होता है उसके ऊपर बैंक जो है वो लीन कर लेती है, कब्जा कर लेती है।
ठीक है। तो इस केस में ये हेल्ड किया गया था कोर्ट के द्वारा कि रिस्पोंडेंट जो है वो आपके फ्रीज़ नहीं कर सकता है पेटिशनर का अकाउंट, और जो भी उसके अंदर एफडीज़ हैं उन पे लीन भी नहीं ले सकता है, क्योंकि ये कहा गया, ये इसमें हेल्ड किया गया है कि मनी जो डिपॉजिट किया जाता है बैंक में वो लोन की सूरत में किया जाता है, डिपॉजिटर्स के द्वारा बैंक को लोन दिया जाता है। ठीक है। और जब मनी जो है वो कभी भी डिपॉजिटर्स को उसी सेम रेंज में आपका जो है रिटर्न नहीं किया जाता, यानी जो पैसे आप जमा करते हो आपको कभी वापसी में वही पैसा नहीं मिलता है। तो मनी को कभी भी आपके बेलमेंट के अंदर गुड्स ही नहीं माना जाता है, क्योंकि बेलमेंट में जो आप देते हो गुड्स वही गुड्स आपको वापस मिलता है। इसीलिए मनी जो है वो आपका गुड्स कंसीडर नहीं किया जाता है और इसमें आपके जो प्रैक्टिशनर है के फेवर में जजमेंट आती है।